में है। ठीक है, सबसे पहले बेटा एक जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल मीन जो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे डिस्कशन हम क्या कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट और टेक्स्ट का। ठीक है, वो किस तरीके से अपनी डिस्कशन हमारे सामने लेके आती है कि सब्जेक्ट और टेक्स्ट बेसिकली क्या है, या फिर एक रिलेशनशिप क्या है एक सब्जेक्ट के अंदर और टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द टेक्स्ट। फिर उसके बाद इल्यूजनिज्म इन क्लासिकल लिटरेचर। ये इल्यूजनिज्म किसको कह रही है, ये वो इल्यूजन है जो कि सब्जेक्ट और टेक्स्ट के दरमियान है। इसके दरमियान क्या मसले मसाइल हमारे सामने आते हैं, हम क्यों इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, या किस तरीके से हमारे माइंड्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, जिसको हम रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं, ये सब वो है। ठीक है, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट और टेक्स्ट होता क्या है और वो किस किस लेवल पे डील करता है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है और डील्स विद सब्जेक्ट एंड आइडियोलॉजी। ठीक है, या तो वो इंडिविजुअल के साथ डील करता है या वो सब्जेक्ट और आइडियोलॉजी के साथ डील करता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आज अगर हम कॉमन बात करें, आजकल का जो करंट सब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या है, पॉलिटिक्स है। ठीक है, पाकिस्तान के मसले मसाइल है या मईशत है, राइट। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्लैश कर रहा है एक आइडियोलॉजी के साथ जो हमारे मुल्क की आइडियोलॉजी है, जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, जिसको हम नजरिया हयात कहते हैं। अब वो कहता है ये सब्जेक्ट और टेक्स्ट जो है वो उस इंडिविजुअल के साथ, हम इंडिविजुअल है, सामने हमारे सामने एक सब्जेक्ट आ गया और हमारी आइडियोलॉजी आ गई। ठीक है, अब और फिर इसका इंटर रिलेशनशिप है टू एंटिटीज इन क्लासिकल रियलिस्ट सेटिंग। ठीक है, अब इनका जो इंटर रिलेशनशिप है किसके साथ, इन टू एंटिटीज के साथ, इन दो का आपस में, यानी कि इंडिविजुअल या फिर सब्जेक्ट और आइडियोलॉजी। बेसिकली सब्जेक्ट और आइडियोलॉजी जो है डीली इंडिविजुअल के साथ करते हैं एक क्लासिकल रियलिस्ट सेटिंग के अंदर। ठीक है, अब देखें उसने ये कन्विंसिंग रिलेशनशिप सब्जेक्ट और टेक्स्ट के अंदर बनाया, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है क्लासिकल टॉपिक। यहाँ पे जो मेन चीज उसने बताई ना कि ये जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है वो डिफरेंट डेफिनेशंस जो है वो उसको मतलब कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी होती है ओवर लिटरेचर जो कि सेट चेंजेस डेफिनेशंस। ठीक है, मीडिया के थ्रू किस तरीके से डिफरेंट तरह का टेक्स्ट लेके आया जाता है, डिफरेंट तरह की सोच लेके आया, विच मे बी कंसीडर्ड अ न्यू फैंगर्ड लेयर्स ऑफ मीनिंग। शायद वो न्यू फैंगर्ड लेयर्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं इन क्लासिकल टर्म्स। ठीक है, क्लासिकल टर्म्स अकॉर्डिंग टू हर आइडियोलॉजी जो कैथरीन बेल्सी है। अब ये समझे ये कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पूरा जो सिस्टम है ना बेटा वो कैपिटलिस्ट है। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये आम इंसान है, बेटा ये आम इंसान नहीं है। आम इंसान मैं और आप हैं, एक मिडिल क्लास तबका है जो पाकिस्तान में मैक्सिमम जीता है, या एक लोअर मिडिल क्लास तबका है जिसके लिए आटे रोटी दाल का भाव मैटर करता है। एक कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, ये जो वडेरे ये जमीनों जायदादों वाले ये सारे कैपिटलिस्ट होते हैं। अब ये करते क्या है, बेसिकली वो एम्फेसिस करते हैं एक इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर। ठीक है, समझ रहे बात को, और एज्यूम करते हैं एंड एज्यूम अ वर्ल्ड ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी इंडिविजुअल्स। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये जो इंडिविजुअल्स है ना ये हमारे साथ कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। जैसे मैंने आपको कहा कि मारवी ड्रामा था, उसके अंदर बेसिकली क्या दिखाया कि एक कैपिटलिस्ट सिस्टम था, मारवी वाज एन इंडिविजुअल। ठीक है, और वो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था वहां का जो वडेरा था वो नहीं चाहता था कि मारवी या यहाँ का कोई भी बंदा वो समझे, उनके सामने आके खड़ा हो या वो पढ़ लिख जाए या उनके हालात ठीक हो। वो सारे वहां पे मजदूरों के तौर पे काम करते हैं, उन्हीं की फसलें काटते हैं, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वो अपनी फसल का उनको दे देते हैं। वो लोग कभी भूखे मर जाते हैं, कभी उनको पानी भी मिलता नहीं मिलता या जो भी है। हुज अनफेटेड कॉन्शियसनेस, उनकी जो एक नॉन कंट्राडिक्ट, उनकी जो अनफेटेड कॉन्शियसनेस होती है ना वो ओरिजिन होती है मीनिंग नॉलेज एंड एक्शन। ठीक है, उनकी वो जो अनफेटेड कॉन्शियसनेस वो एज्यूम करते हैं एक वर्ल्ड ऑफ नॉन कंट्राडिक्टरी, कि वो चाहते हैं कि भाई हम जो इंडिविजुअल्स हों हम उनके साथ कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। ये कैपिटलिस्ट तबका हमारे साथ करता है। ठीक है, ये कैथरीन बेल्सी के अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, अब वो कहती है कि ये जो अनफेटेड कॉन्शियसनेस है ना ये एक्चुअली वो ये चाहते हैं कि ये
जो है ओरिजिन ऑफ मीनिंग एंड एक्शन उनका, यानी कि एक ऐसी उनके सामने आके आवाम खड़ी हो जाए जो कि नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी हो, जो कि उनके व्यू पॉइंट के साथ जो है वो खड़ी हो जाए, ठीक है, और उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करे उनके व्यू पॉइंट्स के साथ। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, रोल ऑफ आइडियोलॉजी सिस्टम, ठीक है। अब वहां पे एक मुल्क का, हर मुल्क का एक आइडियोलॉजी सिस्टम होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, इज टू सुप्रेस द रोल ऑफ लैंग्वेज। अब वो जो है उसको, वो जो रोल ऑफ आइडियोलॉजी होता है ना उस सिस्टम का, उसको सुप्रेस करना होता है रोल ऑफ लैंग्वेज को इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सिंस देयर वुड दैट वुड बी डायरेक्ट थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। अब ये एग्जिस्टिंग ऑर्डर को एक डायरेक्ट थ्रेट होगा अगर तो आइडियोलॉजी ऑफ सिस्टम को सुप्रेस कर दिया जाए, इज टू सुप्रेस द रोल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अगर उस आइडियोलॉजी को जो कि उस सिस्टम के अंदर प्रिवेल है उसमें रोल ऑफ लैंग्वेज को सुप्रेस कर दिया जाए इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट, तो फिर जो है वो डायरेक्ट थ्रेट है जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो वो ये बता रही है कि भाई ये टेक्स्ट का और इंडिविजुअल का आपस में रिलेशनशिप क्या है, या फिर सब्जेक्ट और टेक्स्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो वो ये कहती है कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, वो एम्फेसिस करता है किसके ऊपर, इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर, और उसके लिए वो क्या करता है, वो सुप्रेस कर देता है रोल ऑफ लैंग्वेज को, लैंग्वेज खत्म तो कल्चर खत्म, और उसके बाद वो जो है वो जो उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी होती है ना सिस्टम, वो जो वहां पे होती है वो उसको फिर लेके आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से वो बता रही है कि किस तरीके से ये टेक्स्ट का और एक इंडिविजुअल का आपस में ताल्लुक होता है। और फिर वो कैथरीन वेल्सी क्या करती है, वो कहती है कि क्लासिकल रियलिज्म जो है वो प्रमोट होती है बाय टेक्स्ट प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिप्रेजेंट्स अ होल वर्ल्ड ऑफ सब्जेक्ट। जो क्लासिकल रियलिज्म है वो तो टेक्स्ट प्रिंट के साथ प्रमोट हो गई, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो प्रेजेंट करता है वर्ल्ड ऑफ सब्जेक्ट्स को, ठीक है। ये जो हम आपके सामने, ये जो आप, मैं जैसे कहती हूँ बेटा ये ARY डिजिटल, ये मीडिया, ये सारा, ये मैं कहती नहीं हूँ, ये सारा कैपिटलिस्ट है, ठीक है, और कैपिटलिस्ट इसको पे कर रहे हैं, ठीक है। कुछ पाकिस्तान के कैपिटलिस्ट पे कर रहे हैं, कुछ बाहर की दुनिया इनको पे कर रही है, ठीक है, ये सारे बिके हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड ऑफ सब्जेक्ट्स को, बहुत इन सब्जेक्ट्स को, और विच आर द ओरिजिन ऑफ मीनिंग और नॉलेज। अब ये सिर्फ रह गए हैं हमारे लिए ओरिजिन ऑफ मीनिंग और नॉलेज को, बट दे आर एबल टू अप्रिशिएट अ क्लासिकल रियलिस्ट literature due to the fact that the text available is relatively easily intelligible. अब ये तो बेटा आपको मैंने करंट, अब लेट्स कम टुवर्ड्स द टेक्स्ट अगेन, बुक की तरफ आ जाए। ये मैंने आपको जनरल सिनेरियो दिखाया कि बेटा ये इस तरह से होता है। अब वो ये कहती है कि अब क्योंकि ये जो है प्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड ऑफ सब्जेक्ट्स को, ठीक है, ये बेसिकली अब जनरल हम बात करते हैं कि ये जितना भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं या टेक्स्ट प्रिंट देखते हैं तो वो सब्जेक्ट हो, ये एक्चुअली दैट इज बेसिकली द ओरिजिन ऑफ द मीनिंग या फिर नॉलेज। हमारे तक जितने मीनिंग्स इंटरप्रेट होके आ रहे हैं, जितना नॉलेज इंटरप्रेट होके आ रहा है, एक्चुअली या तो वो प्रिंटेड मीडिया के थ्रू आ रहा है या फिर हमारे पास किसके थ्रू आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। और ये लोग एबल हैं कि वो क्लासिकल रियलिस्ट लिटरेचर को ड्यू टू द फैक्ट वो अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वो जो टेक्स्ट है वो अवेलेबल है और वो इजीली इंटेलिजिबल है, यानी कि समझा जा सकता है, इतना कोई मुश्किल मसला नहीं है किसी भी टेक्स्ट को समझना। अब बेल्सी जो है वो पॉइंट करती है आई ऑफ रोमांटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल रियलिस्ट। वो कहती है कि आई ऑफ रोमांटिक बहुत डिफरेंट है क्लासिकल रियलिस्ट, ठीक है। तो आगे जाके फिर वो इसी टेक्स्ट को, रोमांटिक टेक्स्ट को, क्लासिकल रियलिस्ट फिक्शन को, वो बताती है कि वो किस तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इंडिविजुअल को के साथ कि वो रेस्पॉन्ड करे टू द टेक्स्ट और अ पीस ऑफ पोएट्री, ठीक है। अब हम लेट्स कम टू द लिटरेचर, वापस आ जाए सियासत से लिटरेचर की तरफ कि जी अब वो कहती है अब आप देखें कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि जो चीज हमें प्रिंटेड मीडिया यानी कि इस किताब के जरिए जो हमें मिली या हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि वो पढ़ना कोई आसान काम नहीं, मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है। वो कह रही इजीली इंटेलिजिबल है, आप उसको समझ सकते हो। और अब क्या है, वो कहती है कि आई ऑफ रोमांटिक्स जो है वो डिफरेंट है क्लासिकल रियलिस्ट फिक्शन से, ठीक है। मतलब आज की रोमांटिसिज्म जो है वो डिफरेंट है और ये इन्वॉल्व करती है एक इंडिविजुअल को कि वो किस तरीके से एक टेक्स्ट या पीस ऑफ पोइट्री को
रेस्पॉन्स करता है, जिसको हम कहते हैं ये रीडर्स रेस्पॉन्स थियरी है। आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, किसी और ने पढ़ा, हम सबका रेस्पॉन्स डिफरेंट होगा। फिक्शन के अंदर जो है क्लासिकल रियलिस्ट फिक्शन होती है, जहां पे ड्रामा और नॉवल होते हैं, वहां पे लैक ऑफ डायरेक्ट अथॉरिटिकल प्रेजेंस होती है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट समवट एक पैराडॉक्सिकल है, और ऑथर प्रेजेंट करता है इसको एज अ शैडो, जो कि सेपरेट नहीं हो सकता बॉडी ऑफ द टेक्स्ट से। और यहाँ पे वो कहती है ये जो फॉर्म ऑफ क्लासिकल रियलिस्ट टेक्स्ट है वो क्या करता है, एक्ट्स इन कंजंक्शन विद द एक्सप्रेसिव थियरी, with the ideology and by interpreting the reader as a subject। और वो जो है क्या है, यहाँ पे वो जो क्लासिकल रियलिस्ट टेक्स्ट है वो जो है इन कंजंक्शन एक विद एक्सप्रेसिव थियरी, ठीक है, वो एक्ट करता है उस कंजंक्शन, यानी कि एक मिलाप होता है एक एक्सप्रेसिव थ्योरी और विद द आइडियोलॉजी ऑफ इंटरप्रेटिंग द रीडर एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। रीडर को यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है, और इन दिस वे क्लासिकल रियलिस्ट कंस्टिट्यूट एन आइडियोलॉजिकल। अब यहाँ पे सारी क्लासिकल रियलिस्ट के वो एक आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिस जो कि उस वक्त की आइडियोलॉजी होती है, इटसेल्फ टू अ रीडर एज सब्जेक्ट, ठीक है। रीडर को सब्जेक्ट मैटर बनाया जाता है, इंटरप्रेट देम इन ऑर्डर that they freely accept their subjectivity and their subjection, कि वो इजीली उस प्रेजेंट दौर में रीडर को सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कि एक ऐसी कहानी लिखी जाती है, एक ऐसा टेक्स्ट लिखा जाता है जिसमें रीडर एक्चुअली सब्जेक्ट होता है, या प्रेजेंट रीडर, इसी को हम क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अब ताकि वो एक्सेप्ट कर सके उस सब्जेक्टिविटी को और उस सब्जेक्शन को, ठीक है। तो जो प्रेजेंट पार्ट होता है और फिर उसी पार्ट में वो इस एल्यूजनिज्म को फिर वो एलिब्रेट करती है, जो कि ऑलरेडी एविडेंट है इस सारी चीजों से पैराडॉक्सिकली सब्जेक्ट विद इन आइडियोलॉजी, एक सब्जेक्ट विद इन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी बेसिकली आपका नजरिया होता है विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन क्लासिकल रियलिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। वो एक आइडियोलॉजी होता है या ट्रूथ ऑफ द स्टोरी होता है, जो भी, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे फिर वो बात करती है डिफरेंट ट्रेंड्स की, सॉरी टेंस फॉर्म ऑफ रेगुलर ऑर्डर रेगुलर ऑर्डर पैटर्न की बात करती है क्लासिकल रियलिस्ट की। टेक्निक्स जिसके अंदर मर्डर, लव और ये सारी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स इन टेक्स्ट, ठीक है। ये वो सारे बट इवेंचुअली लीड्स टू आइडियोलॉजिकली एक्सेप्टेड क्लोजर। ये वो चीजें हैं जो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स होते हैं टेक्स्ट में, लेकिन क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकली एक्सेप्टेड क्लोजर होता है, यानी कि उस दौर के अंदर ये सारा कुछ हो रहा होता है, वेयर आ सब्जेक्ट फील अ सर्टेन रिलीफ एंड ऑर्डर ऑफ द थिंग इज री एस्टैब्लिश। और इस तरह से वो सब्जेक्ट जो होता है वो सर्टेन रिलीफ फील करता है और ऑर्डर ऑफ द थिंग्स जो है वो री एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है, यानी कि कहानी के अंदर ये सारे डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। और क्योंकि वो क्लासिकल रियलिस्ट बेस्ड होते हैं वो टेक्स्ट जो होता है, इस वजह से फिर जो है जब वो उस चीज को बताया जाता है और फिर वो एक आइडियोलॉजिकल एक्सेप्टेंस तक पहुंचता है, फिर जो है एक सर्टेन रिलीफ जो है एक रीडर या सब्जेक्ट जो है वो फील करता है, या ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, और इस तरह से ऑर्डर ऑफ द थिंग री एस्टैब्लिश होना शुरू होती है। तो कैथरीन बेल्सी क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ क्लोजर जो है वो पॉइंट है जहां पे वो क्या होता है, वो इवेंट्स ऑफ द स्टोरी होते हैं जो कि इंटेलिजिबल होते हैं, रीडर आराम से समझ सकता है, ठीक है। और फिर वो एक्चुअली क्लोजर जो स्टोरी का क्लोजर है, उसकी एंडिंग है, उसको एक्चुअली वो कहती है, वो असल में वो पॉइंट होता है जब फोग स्टार्ट्स टू क्लियर अवे, जब इंसान का माइंड बिल्कुल फोग ज्यादा हुआ होता है और अचानक से उसकी जो एक फोग होती है वो हटना शुरू होती है, और वो जो रियल पिक्चर होती है और वो जो सिचुएशन होती है बिकम क्लियर टू द रीडर, ठीक है। यहाँ से एक्चुअली वो जो जब इंसान के सामने वो कहानी रखी जाती है, चाहे वो नॉवल की सूरत में हो, फिक्शन की सूरत में हो, पोइट्री की सूरत में हो, अगर आपने उसके अंदर क्लासिकल रियलिज्म ये कहती है कि आप जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके जो डिस्ट्रक्टिव ऑर्डर्स जो भी हैं आप उसको टेक्स्ट में डालो, ठीक है। आप उनको फिक्टिशियस कहानियों में मत रखो, आप उनको प्रेजेंट। अब उसने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर है वो क्या चाहता है, यानी कि ये जितने भी कैपिटलिस्ट हैं किसी भी, वो चाहते हैं कि ये जो इंसान है ना ये हमारे सामने मतलब मौतबाना गुजारिश के साथ खड़े हो जाए, ठीक है, आगे चूं भी ना करे,
और वो ये कहती है कि भाई अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है और एक आइडियोलॉजी है और एक रीडर है या इंडिविजुअल है, उसका आपस में ताल्लुक वो कायम करती है। और वो कहती है कि कोई मुश्किल काम नहीं है इन कहानियों को समझना। लेकिन एक्चुअली जो मेन पॉइंट है, अगर आपने कोई भी किताब लिखनी है, उसका मेन पॉइंट जो होता है ना, उसका एंडिंग स्टोरी होती है, एंड ऑफ द स्टोरी होता है। उसके इवेंट का जब एंड होता है, वहां से एक्चुअली सिचुएशन क्लियर होती है। रीडर का माइंड उससे पहले फोकजदा होता है, यानी कि क्लाउडेड होता है, और अचानक से सारी चीजें उसके सामने खुल के सामने आ जाती है। ठीक है, ये तो होगी पहला एल्यूजन पॉइंट हो गया। दूसरा जो एस्पेक्ट है एल्यूजनिज्म का क्लासिकल रियलिज्म में, अब ये पहला पॉइंट है कि वो एल्यूजन जो थी वो क्लियरेंस में कन्वर्ट हो गई। दूसरा पॉइंट जो एल्यूजन का उसने कहा कि हायरार्की ऑफ डिस्कोर्सेस। हायरार्की कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखे ना बेटा, ये जो ट्री डायग्राम होता है, दिस इज हायरार्की। मैं कहती हूँ कि ये यूं हुआ, फिर इसके आगे ये हो गया, फिर इसके आगे इसकी ये डिफरेंट टाइप्स यूं हो गई, ये हायरार्की और ऑर्डर, ये पीछे से ट्रेडिशन चली आ रही होती है। ठीक है, ये आपकी सारी होगी ट्रेडिशन। ठीक है, अब वो कहता है कि ये हायरार्की और डिस्कोर्सेस, पीछे से जो एक डिस्कोर्स चला आ रहा है, एक टेक्स्ट चला आ रहा है, इज इन अ टेक्स्ट। ठीक है, अब वो हायरार्की चली आ रही है, एक ट्रेडिशन चली आ रही है, सच दैट एक एग्जिस्टेंस है, एक प्रिविलेज डिस्कोर्स आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। एक वो जो प्रिविलेज आपको टेक्स्ट नजर आता है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये बाहर है सारा। ठीक है, फिर उसके साथ जो है विच डेवलप्स स्ट्रॉन्ग ऑथर रीडर रिलेशनशिप। अब वो जो बाहर होता है ना, मतलब इन्वर्टेड, देखिए एक तो उसने ये कह दिया ना, चले जी डेफिनेशन होगी, एक उसने कुछ यूं बयान किया कि इन अ सेंस के एक्सप्लेन कर रही है वो अपनी बात को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो ताल्लुक है किसके साथ, ऑथर रीडर रिलेशनशिप बयान होता है। ये सेकेंड एल्यूजन है। पहली एल्यूजन हमारा टेक्स्ट के साथ किस तरीके से वो एक क्लाउडेड विजन था, वो खत्म हुआ। दूसरा हमारा ऑथर रीडर रिलेशनशिप क्या था, it also makes obvious an involvement of a reader as a source of meaning through the use of discourse with an inverted comma। ठीक है, अब वो क्या करता है, ऑथर और रीडर रिलेशनशिप कब होता है, जब इन्वर्टेड कॉमास एंड आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास एक टेक्स्ट हमारे सामने नजर आ रहा होता है। अब वो हमारा बाज़ औक़ात रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा होता है किसके साथ, राइटर के साथ में, जिसने, तो रीडर राइटर की या ऑथर और राइटर का आपस में रिलेशनशिप होता है। अब ये जो डिस्कोर्स या इन जो आउटसाइड द कॉमास होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होती है, इज इनडायरेक्ट ऑथोरियल इंट्रूजन, ऑब्वियसली वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, द हायरार्की ऑफ डिस्कोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्कोर्स एंड हिस्ट्री। और ये जो हायरार्की होती है, हायरार्की ऑब्वियसली पीछे से जद्दी पुश्ती चली आ रही होती है ना, तो हिस्टोरिकल तो होगी वो, अकॉर्डिंग टू बेनेवेस, सॉरी बेन वेस्टे, बिकॉज हिस्ट्री जो है वो रिलेट करती है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ स्पीकर एंड देयर इज नो यू और आई इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, आप हिस्ट्री में चले गए। अब प्रेजेंस ऑफ द इवेंट्स या आइडियाज जो होते हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, वो इतने नेसेसरी वे ऑफ एवेडिंग अथॉरियल, वो इतने ज्यादा जरूरी नहीं होते जितना कि एक, but in fact they provide reader with an opportunity to involve in first person। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन इन्वॉल्व होना रीडर का फर्स्ट पर्सन के साथ वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सिमिलरली क्रिएटिंग द मीनिंग ऑफ देयर ओन, ताकि वो अपने मीनिंग खुद से वो कर सके। ये आ गया जी आपका कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, उसका रीडर और ऑथर का आपस में रिलेशनशिप, और नॉट इन्वर्टेड कॉमास उसका रीडर और राइटर के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये जो पोइट्री होती है, ड्रामा होता है, नॉवल होता है, उसको जब हम ट्रुथ ऑफ द स्टोरी पे पहुंचते हैं, एंडिंग ऑफ द स्टोरी पहुंचते हैं, तो हमारी इल्यूजन खत्म होती है। सेकंड इल्यूजन जो है वो क्यों खत्म होती है, क्योंकि हमारा रीडर और ऑथर का आपस में रिलेशनशिप बनता है। वो क्यों बनता है, इन्वर्टेड कॉमास, नॉट इन्वर्टेड कॉमास एंड फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, आई। ठीक है, हम रीडर जो ऑथर है उसकी सिचुएशन में जाके सोच रहे होते हैं, जैसे जॉनथन स्विफ्ट है ना, वो कैसे कभी वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में स्विच ओवर कर जाता है, कभी वो गलिवर्स ट्रैवल में थर्ड पर्सन में स्विच ओवर कर जाता है। तो जब वो फर्स्ट पर्सन की बात करता है, हमें लगता है हमारे साथ होता है, लाइक सिल्विया प्राथ हमने पढ़ा। इसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ थर्ड पर्सन नैरेटिव जो है वो भी अक्सर क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑथोरियल प्रेजेंस को शो करता है, व्हिच इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन एंड रीअफर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंट आइडियोलॉजी। ठीक है,
अब यहाँ पे वो ये कहती है जो क्लासिकल रियलिज्म है वो रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल्स को जिनके ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंडरस्टूड एज एसेंशियल एंड प्रीडोमिनेंटली गिवन। ठीक है, ये सारी उसमें ह्यूमन नेचर आ जाती है, कैरेक्टर्स आ जाते हैं इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, ये सारा कुछ। ठीक है, तो वो कहती है ये क्लासिकल रियलिज्म होती है जो प्रेजेंट करती है जो ऐसे कैरेक्टर्स को जो कि गिवन जो आपके सामने प्रेजेंट जो एक दौर होता है उसके, और वो क्या करता है, उस ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर एसेंशियल प्रीडोमिनेंटली गिवन होते हैं, और वो चॉइस जो वो देते हैं whose potential will derive on what human nature does seem as system of character। क्लासिकल रियलिज्म का मेन जो है ना वो ह्यूमन नेचर है। ठीक है, कि वो एज अ सिस्टम ऑफ कैरेक्टर है, डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड बट वन very clear and distinct disclosure। She says that initially constructed in discourse, the subject finds in the discourse of the classic realist text as a confirmation of the position of autonomous subjectivity represents in ideology as obvious। It is possible to review that position, but to do so at least at present is to make deliberate and ideological choice। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो क्लासिकल रियलिज्म की को एंड पे सामने लेके आती है कि जी क्लासिकल रियलिज्म एक्चुअली वो ह्यूमन नेचर को शो करती है। ठीक है, और उसके अंदर हम ह्यूमन कैरेक्टर को देखते हैं जैसे कि वो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तब जाके जो है हमारा टेक्स्ट और सब्जेक्ट, ठीक है, उसके दरमियान जो इल्यूजन्स हैं वो हमारी क्लियर होती हैं, और फिर हम एक्चुअली एक प्रीवेल्ड आइडियोलॉजी होती है, एक ओरिजिनल आइडियोलॉजी होती है, एक वहाँ के इंडिविजुअल सिस्टम होता है जिसकी एक प्रॉपर लैंग्वेज और आइडियोलॉजी होती है। तो इन सारी ये तमाम इल्यूजन्स हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात लोग लगे हुए होते हैं दो कौमी नजरिया। मैं कभी कभी किसी स्टूडेंट से सवाल पूछ लूं बेटा दो कौमी नजरिया क्या है, आज के दौर में लोगों को सिर्फ नाम याद है दो कौमी नजरिया, क्या था ये पता नहीं, अंदर की कहानी क्या है। ठीक है, तो हमें नहीं पता। ठीक है, अनलेस के एक ऑथर और रीडर के अंदर एक जो है वो कनेक्शन नहीं होगा। नंबर 2 जो है वो जो स्टोरी जो भी होगी उसके अंदर कुछ उसने बताया कि पॉइंट्स बताए। नंबर 1 के इल्यूजन कैसे दूर होगी जब जो है वो टेक्स्ट जो है उसका एंडिंग जो है वो इस तरह का हो जो इंटेलिजिबल हो। नंबर 2 उसके अंदर आई हो, फर्स्ट नैरेटिव हो, और इन्वर्टेड कॉमास एंड नॉट इन्वर्टेड कॉमास की वजह से एक रीडर और ऑथर के अंदर रिलेशनशिप हो। उसके बाद वो कहती है कि थर्ड पर्सन अगर नैरेटिव हो तो भी जो है रीडर के लिए समझना जरूरी होता है, क्योंकि रीडर के लिए समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम थर्ड पर्सन नैरेटिव की बात करते हैं तो वो एक सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट हो जाता है। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। बीइंग एन ऑब्जर्वर हम एज अ थर्ड कि उसने ये किया या ये, तो हम बीइंग एन ऑब्जर्वर होते हैं। रोमांटिक्स में आई होता है तो वो सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट होता है, हमें लगता है हमारे साथ हो रहा है। इस वजह से फिर वो टेक्स्ट हमारे लिए क्लियर हो जाता है और हमारे लिए वो समझना आसान हो जाता है। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछिए।